Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily topic-wise news analysis where the coverage of the news would be from two leading newspaper, that is Hindu and Indian Express. तो दोनों न्यूज़पेपर से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो थीम है, उसको समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपका ज़्यादा बेनिफिट हो सके प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में. So let's get started. So this is the topic list. Today is 10th of June. These are the topic. First is building urban governance and structure. सेकेंड इज ईज इन इंडिया, चाइना स्टैंड ऑफ. बेसिकली अभी इंडिया और चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ चल रही है एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल में लेकर के, उसमें कुछ सुधार है. एंड क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग. द लास्ट टॉपिक इज इंडिया नेपाल कंटेम्प्रेरी टाइज. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस विल बी डिस्कसिंग इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड द एक्सप्लेनेशन फॉर यस्टरडे क्वेश्चन. जो कल हमने क्वेश्चंस किए हैं उसके एक्सप्लेनेशन भी आज करेंगे. सो उससे आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप नए हमारे चैनल पर और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को देखें, कुछ समझ में आए तो उसको लाइक ज़रूर करें. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. द फर्स्ट टॉपिक इज बिल्डिंग अर्बन गवर्नेंस एंड स्ट्रक्चर. बेसिकली दिस इज़ फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस. आपको इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल में ये टॉपिक मिल जाएगी. प्रिंस धवन ने इसको लिखा. ही इज़ एन IAS ऑफिसर. यू मस्ट बी नोइंग, जो प्रिपेयर कर रहे हैं. ही वॉज द टॉपर इन द पर्टिकुलर ईयर ऑफ 11 आई गेस, राइट. तो 11 के टॉपर हैं, रैंक 1 था इनका. So it talks about how basically what should be the accountability that should be set to the district magistrate and district administration. बहुत ही अच्छी आर्टिकल है. आपके जनरल स्टडीज़ पेपर 4 में भी काफ़ी अहम है, जहाँ पे केस स्टडीज़ में ये मदद करेगी. एंड एट द सेम टाइम इट कैन बी अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर जनरल स्टडीज़ पेपर 2, राइट. सो फर्स्ट, एज गवर्नमेंट इनिशिएटेड, बेसिकली अगर बात करें आत्मनिर्भर पैकेज की, तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, जो कोविड-19 के रिलीफ पैकेज, स्टिमुलस पैकेज के तौर पर आत्मनिर्भर पैकेज लेकर के आई ताकि नेशन बिल्डिंग किया जाए. उसके कम में एक्सरसाइज थी जहाँ पे 5 ट्रांचेस में बेसिकली जो फंड थी वो रिलीज़ की गई थी, जो स्टिमुलस पैकेज थी वो रिलीज़ की गई थी. तो उसी पे दर्ज पे ऑन द सेम पैरामीटर ही हैज़ रिक्वेस्टेड दैट द अर्बन गवर्नमेंट मस्ट बी रिफॉर्म्ड एंड इंश्योरिंग द कन्वर्जेंस एंड फिक्सिंग द अकाउंटेबिलिटी एट द लेवल ऑफ अर्बन डिस्ट्रिक्ट एंड द मजिस्ट्रेट, राइट. सो यहाँ पे ज़रूरी है कि अर्बन डिस्ट्रिक्ट सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए. जो अकाउंटेबिलिटी है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल पे, उसको सेट किया जाए. दिस इज व्हाट द पॉइंट ही हाईलाइटेड. अपार्ट फ्रॉम दिस he said that majority of uncontrolled COVID-19 spread that is there mostly in the urban cities and the metropolitan cities. अभी भी आप देखोगे जो छोटे शहर हैं, बेसिकली जो इंटीरियर हैं, जो रूरल एरिया, कंप्लीट रूरल एरिया, वहाँ पे वायरस अभी भी कम है कंपेयर टू द अदर मेट्रोपॉलिटन सिटी. जो भी एरिया म्यूनसिपैलिटीज़ के अंदर आते हैं वहाँ अभी भी बेसिकली इन्फेक्शन लेवल हाई है कंपेयर टू द अदर रूरल एरियाज, कंप्लीट इंटीरियर ऑफ द इंडिया. ना बात करें अगर अर्बन गवर्नमेंट मॉडल की, जो इस एडिटोरियल में सजेस्ट की गई है, तो एक रोबस्ट गवर्नेंस मॉडल की ज़रूरत है दैट वुड रिकॉग्नाइज द डिफरेंस ऑफ अकॉर्डिंगली टू अडेप्ट बेटर सर्व इन द अर्बन सिटीजन. जो अर्बन सिटीजन हैं, जो भी म्यूनसिपैलिटीज़ में रह रहे हैं, जो टियर 2 सिटीज़ में रह रहे हैं, टियर 3 सिटीज़ में रह रहे हैं, उनको लिए एक इस तरह की मॉडल बनाया जाए ताकि जो सिटीजन है उनको सारी ग्रीवांसेस रिडर्सल मैकेनिज्म मिले. एंड देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू रीम्पावर द इंस्टीट्यूशंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन अर्बन टाउन. होता है क्या है कि देयर इज़ अदर बॉडीज़ लाइक म्यूनिसिपल के लिए अलग, मैं आपको आगे इसको बताऊंगा इसके बारे में. जैसे कि बिगिनिंग अगर करें तो इन बिगिनिंग जो अगर बात की जाए, जो डेजिग्नेटेड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं उसको ही एक्स ऑफिशियो म्यूनिसिपल कमिश्नर बनाना चाहिए. अभी क्या है कि जो म्यूनिसिपल कमिश्नर्स होते हैं वो रैंक तो बेसिकली IAS का ही होता है. जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में जो म्यूनिसिपल कमिश्नर होंगे वो एक IAS रैंक के ऑफिसर होते हैं. ज़्यादातर प्रमोटीज या तो न्यू IAS जो होते हैं उनको ट्रेनिंग बेसिस पे म्यूनिसिपल कमिश्नर्स बनाए जाते हैं. बेसिकली प्रिंस धवन के मुताबिक जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनको ही एक्स ऑफिशियो म्यूनिसिपल कमिश्नर बनाने की ज़रूरत है, राइट. दिस इज़ व्हाट ही सेड. सो दिस विल हेल्प टू टेक द एंटायर कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और जो इम्प्लीमेंटेशन है वो काफ़ी हद से अच्छे हो पाएगी. एंड अगेन रीएम्पावरिंग द DM कैन ऑपरेट द सेंट्रलाइज्ड कॉल सेंटर, जहाँ पे जो ग्रीवांसेस रिलेटेड इशूज़ है किसी भी डिपार्टमेंट की, दैट कैन बी ईजिली एड्रेस्ड. DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से इसको जानते हैं. नाउ इन विलेजेस होल्डिंग चौपाल, बेसिकली चौपाल, ग्राम सभाज और ग्राम पंचायत मीटिंग जो है, या फिर लोकल पंचायत की जो भवन्स में मीटिंग होती है, दैट वुड बी वेरी एसेंशियल टू सेट अ टारगेट एंड स्ट्रैटेजी हाउ टू ओवरकम दिस पैंडेमिक. Now creating a database has been suggested. Database would help
डेटाबेस जो डेटाबेस की अगर बात करें तो उसके और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। गवर्नमेंट के अलग बाद में प्रोग्राम पॉलिसीज में भी मदद करेगी, बट फॉर टाइम बीइंग अगर एक अर्बन गवर्नमेंट रिफॉर्म की बात करें जो मशीनरी जिस तरह से काम करती है, तो वहाँ पे क्रेडिबल जो डेटाबेस है वो बहुत ही ज़रूरी है, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई द अर्बन पुअर एंड द माइग्रेंट्स। अभी हो क्या रहा है कि बहुत सारे स्टेट्स से जो माइग्रेंट्स गए हैं उनके प्रॉपर डेटा नहीं है स्टेट्स के पास में कि कितने लोगों की पलायन हुई है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, हाउ मेनी, व्हाट इज द एग्जैक्ट नंबर दैट पीपल हैव माइग्रेटेड फ्रॉम वन सिटी टू द अदर सिटीज, राइट। सो इसी क्रम पे द नेशनल माइग्रेंट डेटाबेस अगर बनाया जाए, दैट वाज अगेन अनाउंस्ड बाय एनडीएमए जो हमारी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने इस तरह की बातें की है कि एक जो माइग्रेंट डेटाबेस अगर बनता है तो ये काफ़ी अहम होगा, एंड दिस वुड गिव द कंप्लीट बेसिकली फीडबैक एंड अ रोड मैप टू द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन टू जनरेट एंड फॉर्मुलेट अ डेवलपमेंट पॉलिसी फॉर दिस पीपल। अगर बात करें डेटाबेस की, दिस विल हेल्प इम्प्लीमेंटिंग द नरेगा जो महात्मा गांधी नेशनल गोल हमारी मनरेगा है, उस स्कीम्स को जो अर्बन पुअर हैं वहाँ पे आइडेंटिफाई करने में, एंड प्रोवाइड द एडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज to the skilled and unskilled workers, right? So this can only be possible when we have the database। एक तरफ database होगी, मनरेगा में कितने लोग काम कर रहे हैं, उसके अलावा जो अर्बन पुअर है, जो स्किल्ड है, जो अनस्किल्ड लेबर है, उन सारे लोगों को मनरेगा में भी यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि अभी रिसेंट गवर्नमेंट ने कहा है कि जो मनरेगा के जो और भी लोग हैं, ज़रूरी नहीं है वो स्किल्ड ना हो या सेमी स्किल्ड हो, तो उनको डाइवर्ट किया जाएगा मनरेगा के काम से ही दूसरे कामों पर, राइट। And this will also help to unify the district administration to ensure better targeting intended to the beneficiaries। Once the database is created, it will ensure कि भाई हमारे पास कितने लोग हैं, how many of them can be reallocated to the different work, और उसके accordingly उनके welfare के लिए काम और policy बनाई जा सकती है। Now coming to the other topic, that is ease in India-China standoff। there's a good news coming from this standoff। basically जो line of actual control में tension चल रही थी काफ़ी टाइम से, तो mutually they have agreed, तो इसके बारे में चीज़ें हैं। और बात करें relevant of this topic, तो ये आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर 2 जो IR का सेक्शन है वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। So Indian and Chinese troops have begun a partial disengagement। डिसएंगेजमेंट का यहाँ मतलब है कि दे आर विड्रॉइंग देम, राइट। सो डिसएंगेजमेंट हुई है एंड सम पार्ट ऑफ द स्टैंड ऑफ एरियाज अलोंग द एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल। जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है, अगर इस लोकेशन की बात करें तो ये ईस्टर्न लद्दाख का जो रीजन है, मैं आपको आगे मैप में बताऊंगा, उस एरिया से स्टैंड ऑफ थोड़ा थोड़ा खत्म हो रही है, कम हो रही है, डिसएंगेज हो रही है, राइट। And this is the first sign of moving towards the resolution after a month-long standoff, because ये चीज़ें जो चल रही है ऑलमोस्ट एक महीने से चल रही है, it has been continued, and this is what the standoff has come between the Indian Army and the liberation of Army of China। नहीं, हमारे यहाँ जैसे इंडियन आर्मी होती है, वहाँ पे पीपल लिबरेशन आर्मी है जिसको PLA भी कहते हैं। नाउ जो नेक्स्ट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट है उसमें हुआ क्या है, सीरीज ऑफ बेसिकली टॉक्स हुए हैं मिलिट्री लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे टॉक्स हुए, कर्नल लेवल पे और भी मिनिस्टर लेवल पे भी टॉक्स हुए, पर जो ग्राउंड लेवल पे जो टॉक है वो पिछले 10 दिनों से चल रही है, फाइन। एंड दिस टॉक विल हेल्प टू रिजॉल्व मोस्ट ऑफ द इशूज एट द लोकल लेवल, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम द सुपरफिशियल लेवल जो नेशनल लेवल पे डील करते हैं, इट इज़ वेरी एसेंशियल कि वी लुक इनटू द लोकल इशूज एज वेल। जो ग्रामीण लोग हैं बेसिकली, जो वहाँ पे उस एरिया में, अगर लद्दाख की बात करें, उस रीजन की जो लोकेलिटी वाइज जो प्रॉब्लम है उसको भी एड्रेस करना काफ़ी ज़रूरी है, राइट। एंड पार्शियल डी इंडक्शन ऑफ दैट विल हैपन इन सम पॉइंट ऑफ जो गालवान रीजन है या फिर जो हॉट स्प्रिंग एरियाज हैं, वहाँ पे इस एरिया में बेसिकली फोकस की गई है। बात करेगा चाइनीज साइड की, तो दे हैव रिमूव्ड द टेंट्स, जो उन्होंने पहले टेंट्स लगाए थे, कुछ सारे ऐसे ट्रूप्स के जो व्हीकल्स थे, अपनी न्यूज़ में भी देखा होगा, दोनों तरफों से बेसिकली, नॉट ओनली फ्रॉम द चाइना साइड, फ्रॉम इंडियन साइड एज वेल दे वर मूविंग, राइट। सो दे हैव रेसिप्रोकेटेड एंड ऑफिशियली सोर्सेज सेड कि अब बहुत सारी चीज़ें कम हुई है। एंड सम पार्ट ऑफ द गालवन वैली जहाँ पे चाइनीज ट्रूप थे, वो बेसिकली जो इंटीरियर्स में आ चुके थे, अब वो 2 से 3 किलोमीटर पीछे चले गए, वापस चले गए, राइट। सो दिस इज द सिचुएशन, दिस इज द ग्राउंड सिचुएशन। ओके, ग्राउंड सिचुएशन क्या है, जो पोंगोंग लेक है उस पे प्रेजेंट सिचुएशन इस तरह से है कि दे हैव मूव्ड आउट, और बहुत ज़्यादा क्लोज बॉर्डर जो इंडिया और चाइना के बीच में है उससे एटलीस्ट वो 2 से 3 किलोमीटर पीछे हैं।
एंड आउटलाइनिंग द प्लान फॉर द टॉक दैट इज डी एक्सकेलेटिंग। अभी आज अगर मैं बात करूँ 10 जून को जो मेजर जनरल लेवल की जो टॉक है वो आज होनी है, तो इसकी जो ब्रीफिंग है वो कल के न्यूज़पेपर में आपको मिल जाएगी। बेसिकली जो पेट्रोलिंग पॉइंट है जिसको पीपीबी कहते हैं 14 जो है जो गालवन एरियाज में उस वहाँ पे ये टॉक होगी। सो माइट बी व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर ये टॉक्स चल रही होगी वहाँ पे, राइट ना। म्यूचुअल एग्रीमेंट्स की अगर बात करें तो मीटिंग हुई है जहाँ पे बोथ साइड हैव एग्री टू आइडेंटिफाई 5 लोकेशन जो पीपी मैंने आपको बताया पेट्रोलिंग पॉइंट्स। तो जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स के जो एरियाज हैं बेसिकली पेट्रोलिंग पॉइंट 14, पेट्रोलिंग पॉइंट 15, पेट्रोलिंग पॉइंट 16 और नॉर्थ बैंक ऑफ जो पोंगोंग लेक है और चुकसुल जो है इस एरियाज में जो 5 लोकेशन है वहाँ पे एग्रीमेंट हुई है कि विल बी मूविंग बैक और कोई स्टैंड ऑफ वहाँ पे नहीं होगा। एंड आउट ऑफ दिस फिंगर 4 एरिया ऑफ द पेंगोंग लेक वाज कंटेंजियस। वहाँ पे सबसे ज़्यादा विवाद था कि हु वुड टेक द सम टाइम टू बी रिजॉल्व। यहाँ पे अभी भी कुछ टाइम है क्योंकि आज जो मीटिंग है उसके बाद यहाँ की भी जो स्टैंड ऑफ है वो क्लियर हो जाएगी। अब मैं आपको एक बेसिकली पोंगोंग लेक के बारे में थोड़ा बता दूँ। पोंगोंग लेक इज़ लोकेटेड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। जो रीज़न है वो बेसिकली यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है क्योंकि दिस लाइज बिटवीन द लद्दाख एंड चाइना साइड एज वेल, राइट। And it is situated at the height of 4,350 meters and it is the world highest saltwater lake, right? और it extend up to 160 किलोमीटर जो इसकी एक्सटेंशन है that is close to 160 kilometers, right? And 1/3 of the Pongong lake lies in India and other 2/3 lie in the China। तो ये आप देख सकते हो this is the basically अगर बात करें ना दोनों तरफों के बीच में जो पोंगोंग लेक का जो डिस्टेंस है this is what। Now I'll show you a map so that you can understand। You can see this is the location, here is the Pongong lake and this is the lake which actually how you see this is called one of the beautiest lake in the particular Ladakh region। पूरी blue color की ये lake है and this is the disputed area। as you can see this complete is the Pongong lake, right। Now moving ahead with the QS World University Ranking। बेसिकली ये आपको आज के हिंदू में मिल जाएगी, लास्ट पेज में ये न्यूज़ है। जो ग्लोबल रैंकिंग है उसके बारे में जिक्र की गई है और इंडिया की जो परफॉर्मेंस है ग्लोबली वो डेटोरेट की है, डिक्रीज की है। ना बात करें जो टॉप 5 इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमारे IITs हैं और जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है दे हैव ड्रॉप्ड देयर रैंकिंग दिस ईयर इन द QS वर्ल्ड रैंकिंग। तो QS वर्ल्ड रैंकिंग एक बहुत ही रेपुटेड रैंकिंग मानी जाती है एंड इसी दर्ज पे सारे यूनिवर्सिटी को रैंकिंग मिलती है। बेसिकली दिस इज़ मोस्ट ट्रस्टेड। और न्यूयर में अभी जो नई IIT गुवाहाटी और IIT हैदराबाद इनकी जो इम्प्रूवमेंट थोड़ी बहुत देखी गई है बट अगेन द नंबर इज़ टू हाई। सो मैं आपको एक रैंकिंग वाइज बताऊंगा यहाँ पे कि क्या किस यूनिवर्सिटी की क्या रैंकिंग है। अगर बात करें IIT बॉम्बे की तो उन्होंने मेंटेन किया अपने पोजीशन को टॉप इंस्टीट्यूशन में इंडिया में। अभी भी जो QS रैंकिंग में IIT बॉम्बे सबसे ऊपर है बट इट हैज़ स्लेप्ट 20 प्लेस। और ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपना जो प्लेस है वो कंसिस्टेंस बनाया है। यहाँ पे जो पहले रैंकिंग 152 हुआ करती थी नाउ इट हैज़ स्लेप्ट टू 172। नोट अगर बात करें IIC जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज है और जो हमारी IIT जो दिल्ली है वो भी उनकी भी जो प्लेसेस है दैट हैज़ ऑल्सो ड्रॉप। नाउ दे हैव कम टू 185। ये दोनों की रैंकिंग सेम है। नाउ IIT दिल्ली हैज़ बेसिकली अगर IIT दिल्ली की स्पेसिफिकली मैं बताऊं सो इट हैज़ 10 प्लेस्ड रैंकिंग्स टू 193। तो यहाँ पे जो ISC है उसकी रैंकिंग 185 है और IIT दिल्ली इज़ 193। आई एम जस्ट रैंकिंग दिस इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट। आपको रैंक याद करना ज़रूरी नहीं है बट मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको क्लैरिटी हो सके किस यूनिवर्सिटी की क्या रैंकिंग है। कभी भी आपसे एग्जाम में रैंकिंग नहीं पूछी जाएगी, राइट। IIT मद्रास की बात करें तो 275 की रैंकिंग है और बोथ IIT खड़गपुर एंड IIT कानपुर जो है इन दोनों की रैंकिंग टॉप 300 में है। IIT रुड़की हैज़ मेंटेन इट्स रैंकिंग एट 383 और जो IIT गुवाहाटी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया इनकी रैंकिंग इम्प्रूव हुई है। 491 थी पहले, अब 470 हो गई है और IIT हैदराबाद इज़ अमंग द टॉप 100 टू बी द फर्स्ट टाइम। ठीक है, ऐसा पहली बार हुआ है कि जो नई IITs है वो टॉप 1000 में आई है। फाइन। नाउ बात करें डिक्रीजिंग नंबर एंड क्वालिटी की तो जो टोटल नंबर है इंडियन इंस्टीट्यूशन की अगर ग्लोबल में अगर बात करें अगर 1000 की लिस्ट डिक्लेयर की गई है तो वहाँ पे जो पहले नंबर जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ की 24 हुआ करती थी। हमारे जो 1000 की लिस्ट में 24 यूनिवर्सिटीज़ थी, नाउ दे हैव ड्रॉप टू 21 एंड डिस्पाइट सेंटर फ्लैगशिप जो उन्होंने स्कीम लाया था जो इंस्टीट्यूट फॉर एमिनेंस की स्कीम थी
दैट इज़ नॉट हेल्पिंग आउट, राइट। लॉन्चेस ये 2 साल पहले ये की गई थी ताकि बूस्ट किया जाए इंडिया के प्रेजेंस की ग्लोबल रैंकिंग में, बट दिस इज़ कंप्लीट फेल्योर। तो यहाँ पे आपके पास मेंस से भी सवाल पूछे जा सकते हैं एंड एट द सेम टाइम प्रीलिम्स में भी सवाल आएंगे, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ना आउट ऑफ दिस 6 पैरामीटर्स जो इंडियन इंस्टीट्यूशन है, उनमें ऑलमोस्ट जो जीरो स्कोर बेसिकली इंटरनेशनल फैकल्टी की अगर बात करें, पोजीशंस की बात करें, तो द स्कोर गिवन इज 0 एंड इंडियन परफॉर्मेंस इज द पुअरेस्ट ऑन द रिसर्च पैरामीटर। अगर बात करें कनाडा की, यूएस की, चाइना की, तो इनकी जो रिसर्च है वो की जो पैरामीटर है वो काफ़ी हाई है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट इंडिया इज परफॉर्मिंग पुअरेस्ट ऑन टर्म्स ऑफ द रिसर्च पैरामीटर्स। और इसका सबसे बड़ा चैलेंज ये इस वजह से भी है कि जो फंडिंग की इशू काफ़ी ज़्यादा है इंडिया में, राइट। गवर्नमेंट हैज़ नॉट प्रोवाइडेड, अभी जब से प्रेजेंट गवर्नमेंट सेकेंड टाइम जब आई थी, इन्होंने बहुत सारे फंड्स को रिड्यूस किया है, तो जो रिसर्च एक्टिविटीज़ में जो फंड थे वो भी कम हुए हैं, इस वजह से इसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी ख़राब चल रही है। एंड टॉकिंग अबाउट द मेजर्स, एक कमेटी फॉर्म की गई है दैट विल हेल्प टू इम्प्रूव द परसेप्शन ऑफ द प्रीमियर इंडियन इंस्टीट्यूशन अब्रॉड। तो कमेटी जो है वो कंप्राइज करेगी जितने भी बड़े IITs हैं, जो पुराने IITs हैं, उनके डायरेक्टर्स को, एंड दे विल जस्ट लुक इनटू द अदर एस्पेक्ट्स कि हाउ वी कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ द टीचिंग एज वेल एज द क्वालिटी ऑफ रिसर्च इन इंडिया। नाउ आगे बढ़ते हैं, इंडिया नेपाल कंटेम्प्रेरी टाइज। वी ऑलरेडी हैड अ डिस्कशन ऑन इंडिया नेपाल टाइज, हमने पहले भी डिस्कस किया। दोज ऑफ यू हु आर फॉलोइंग अस कंटिन्यूअसली मस्ट हैव जस्ट विटनेस दिस। तो आज मैं फिर से एक बार आपको बता दूं कि बिकॉज ये इश्यूज इज कंटिन्यूइंग, एडिटोरियल में क्या है, बहुत सारे एडिटोरियल इज मोर ऑफ रिपीटेशन, बट देयर इज सम दिस इज समथिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। दिस इज रिपोर्टेड इन द हिंदू एंड टॉकिंग अबाउट द जनरल स्टडीज रेलिवेंस ऑफ दिस न्यूज़, ये आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर 2 IR के सेक्शन में इंपॉर्टेंट है। तो बात करें अगर पिछले कुछ डिकेड में इंडिया और नेपाल की जो बायलैटरल रिलेशनशिप है उसमें काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे गए हैं, राइट। और जो इंडिया नेपाल की जो टाइस है दैट मस्ट बी डोमिनेटेड बाय द अपॉर्चुनिटी। ज़रूरी है कि जो दोनों देश इस टाइम पे अपॉर्चुनिटी पे काम करें, अपॉर्चुनिटी ऑफ फ्यूचर पे काम करें, ना कि फ्रस्ट्रेशन ऑफ पास्ट। पिछले जो गलतियाँ हुई हैं या जिस तरह की जो भी बायलैटरल रिलेशनशिप रही है उसको छोड़ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और जिस तरह से गैप बढ़ रही है between the two countries, that has concerned the Nepal nationalism to create a dense cloud of disruption suspicious between the two country। तो कहीं ना कहीं जो छोटी छोटी चीज़ें हैं basically that is increasing and that is creating more tension between the India and Nepal bilateral relationship। Now talking about its importance, how Nepal is important. See, Nepal being our immediate neighbor is also a very important country in terms of many things. Geographically बात करें, historically, economically, Nepal has all its natural partners, sharing its virtual interest, freedom, integrity, dignity, security and progress. People to people relationship काफ़ी अच्छा रहा है and there is a unique strength in the relationship between the two countries। अगर मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री पे पीछे लेके जाऊँ, जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे, तो इंडियन पार्लियामेंट में 1950 में उन्होंने कहा था कि वी डिज़ायर अबव, आई कोट हिम, वी डिज़ायर अबव ऑल द स्ट्रॉन्ग एंड प्रोग्रेसिव इंडिपेंडेंट नेपाल, आवर चीफ नीड not only our need but also the world need in peace, stability and Nepal at the present। So you can see at that point of time in 1950 only it was understood कि how important is the relationship with Nepal, कि जहाँ पे stability और नेपाल की security वो भी काफ़ी अहम है, वहाँ stability और peace उस रीजन में बहुत ज़रूरत है। और इसी चीज़ को अगर आगे फिर 2014 में अगर देखें तो प्राइम मिनिस्टर जो अभी प्रेजेंट में है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा कि जो नेपाल की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेते हुए उनका जो स्टेटमेंट था, ही सेड हाउ कैन इंडिया बी हैप्पी इफ नेपाल इज अनहैप्पी, राइट। सो 2014 तक बहुत सारी चीज़ें सही चली, उससे पहले भी चीज़ें ठीक थी, बट अभी जो मैप आई है वहाँ से प्रॉब्लम अराइज हुई है, राइट। सो नेपाल इज़ अनहैप्पी विद द डेवलपमेंट ऑफ द बॉर्डर। जो बॉर्डर मैनेजमेंट है इंडिया और नेपाल का, दैट इज़ द मोर जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो सबसे ज़्यादा उसी वजह से है। एंड ये टू कंट्रीज हैड टू सिट टू क्लोज ईच अदर। ज़रूरत है कि एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड डायलॉग्स हो विच कैन परसीव टू बी द पार्ट ऑफ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तर्ज पे जितने भी हमारे इमीडिएट नेबर कंट्रीज़ हैं उन पे सबसे पहले ध्यान दी जानी चाहिए। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं, अगर क्रिटिकल एनालिसिस करें इस क्वेश्चंस की, अगर इस तरह से अगर सवाल आते हैं
तो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नहीं किया गया है। दैट इज देयर हैज़ लॉट टू बी डन, बहुत ज़्यादा और करने की ज़रूरत है। सो आप अगर एनालिसिस करें तो इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए चलें। नाउ नेपाल की जो न्यू मैप है वहाँ पे बेसिकली अगर बात करें, जो हमारी लिम्पियाधुरा है या जो काला पानी है या जो लिपू लेक है, इसका जो रीजन है, इस पर जो नई मैप आई है उसमें नेपाल ने क्या किया है, उनको इस रीजन को नेपाल के अंदर, नेपाल के जुरिस्डिक्शन में बताया है, राइट। एंड नेपाल पॉलिटिकल पार्टीज हैव शोन द कैपेसिटी कि भाई जो नेपाल के जो अपोजिशन पार्टीज है, दे हैव ऑल्सो शोन अ कंसेंसस कि यस दिस इज व्हाट आवर गवर्नमेंट इज डूइंग इज at par of the sovereignty and territorial integrity of the Nepal, राइट। तो वहाँ पे अपोजिशंस भी इस चीज़ को लेकर के एकजुट हैं और उनका कहना है कि जो अभी जो प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंट में न्यू मैप दिया है, दैट इज बेसिकली अंडर द जुरिस्डिक्शन एंड द पावर ऑफ द नेपाल टू कंसिडर इट, राइट। ना बात करेगा रिसेंट डिस्प्यूट की, तो द डिस्प्यूट ओवर द काला पानी एरिया हैज इम्पैक्टेड द बोथ कंट्री रिलेशनशिप। मैं आपको आगे मैप में दिखाऊंगा। एंड द इनोग्रेशन ऑफ अ न्यू रोड टू मानसरोवर, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह ने, उन्होंने 8 मई को इसको इनोग्रेट किया था। द मेन मोटिव फॉर दिस वाज रोड टू, बिकॉज ये रोड से जो 25 से 30 किलोमीटर का जो ट्रैवल टाइम है वो कम हो जाएगा मानसरोवर के लिए, राइट। बट इसी वजह से प्रॉब्लम भी स्टार्ट हुई। एंड अ सेक्शन ऑफ रोड पासिस थ्रू द टेरिटोरियल ऑफ नेपाल एंड लिंक्स बिटवीन द तिब्बत ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना थ्रू लिपू लेक पास इन नेपाल। तो यहाँ पे एक ट्राई जंक्शन बन रहा है जहाँ पे चाइना, नेपाल एंड इंडिया, 3 countries are involved. Now this is the map which will help you to understand this is how exactly things are moving. This is the Kalapani region which you can see in this side of the map, and the other side is the disputed area between the China. See, this is something बिटवीन द चाइना, जो अगर आप स्टैंड ऑफ भी देखिए अभी प्रेजेंट में, तो उसको लेकर भी इस मैप के साथ आप असिस्टेंस ले सकते हैं। बट पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट द काला पानी। सो दिस इज समवेयर क्लोज टू द देहरादून रीजन एंड हेयर वी हैव नेपाल एट द दिस इज द नॉर्थ मोस्ट नेपाल एंड दिस इज द ट्राई जंक्शन ऑफ द चाइना। सो ये मैप भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है फिल्म्स में आपसे डायरेक्ट इस पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नाउ अगर बात करें सगौली ट्रीटी की, तो 1860 में ट्रीटी साइन की गई थी बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटिश इंडिया, नेपाल एंड ब्रिटिश इंडिया, दैट प्लेस ऑल टेरिटरी ऑफ ईस्ट ऑफ काली, दैट इज महाकाली भी कहते हैं उसको, दैट इंक्लूड द लिम्पुयाधुरा, काला पानी एंड लिपो लेक इन द नॉर्थ एंड वेस्ट फ्रंटियर ऑफ नेपाल। और इस एग्रीमेंट के थ्रू द बॉर्डर ऑफ नेपाल, इंडिया एंड चाइना इंटरसेक्ट एट दिस एरिया। तो जो गिवन सिचुएशन थी 1961 में, वहाँ पे नेपाल ने फिक्स्ड किया था पिलर नंबर कि जो तिंकर पास है वहाँ पे जो पिलर नंबर 0 है, दैट वुड बी द ट्राई जंक्शन फॉर नेपाल, इंडिया एंड चाइना, एंड दैट वुड बी फिक्स्ड लेटर। तो उसको बाद के लिए समझौते के लिए रखा गया था। दैट इज स्टिल नॉट कंक्लूडेड, अभी भी उसकी कंक्लूजन नहीं आई है। एंड द इशूज ऑफ इंडियन प्रेजेंस इन द एरिया कम इन टू द फ्रंट लाइन नेपाल पॉलिटिक्स एट द एडवेंट ऑफ डेमोक्रेसी 1990। तो 1990 के बाद से अभी स्टिल वी आर कंटिन्यूइंग। और एट सेम टाइम नेपाल हैज़ रेजन द इशू विथ इंडिया इन द प्राइम मिनिस्टर लेवल मीटिंग। ऐसा नहीं है नेपाल ने इसको रेज नहीं किया है, ये ऑलरेडी बायलैटरल रिलेशनशिप में ये मुद्दे चले हैं। बट टॉकिंग अबाउट द कंक्रीट एक्शन दैट शुड बी टेकन फ्रॉम बोथ इंडिया एंड नेपाल साइड, वी हैव नॉट येट डिसाइडेड व्हाट टू डू एंड हाउ टू कंक्लूड। So it would be very essential for India as well as for Nepal to come to a conclusion and maintain a healthy relationship, right? Now आगे बढ़ेंगे और मैं आपको ये बता दूं कि we have started our daily answer writing practice। तो एक डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल पे आपको सिर्फ आंसर राइटिंग के लिए ये चैनल बनाई गई है, जहाँ पे हर सुबह आपको क्वेश्चन मिल जाएगी और अपना जो आप आंसर है वो 6 PM तक पोस्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी, आप क्लिक करके उस डायरेक्ट चैनल पे रीडायरेक्ट कर सकते हैं। ना बढ़ते हैं कल के आंसर्स की तरफ। सो जो पहला सवाल है, मैंने आपसे याक्षस और याक्षनिस के बारे में पूछा था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी। मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता दूं कि दे आर फाउंड इन मेनी पार्ट ऑफ इंडिया लाइक पटना, विदिशा एंड मथुरा, एंड दिस मॉन्यूमेंटल आर मोस्ट इन द स्टैंडिंग पोजिशन। ये स्टैंडिंग पोजिशन में होती है। आउट ऑफ द डिस्गोइंग एलिमेंट इन दिस इमेजेस इज लाइक पॉलिश सरफेस, जो हाईली कार्व्ड पॉलिश सरफेस होता है, एंड डिपिक्शन ऑफ द फेस इन द फुल राउंड with pronounced cheeks and physiogenic details, right? And this is one of the finest example of the Yakshini in the
दीदारगंज इन पटना, जो दीदारगंज है पटना में, वहाँ का याक्षनी इज कंसिडर्ड टू बी द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट, which has tall and well built, and it shows the sensitivity towards depicting the human physique, right? So this is the correct answer. Now talking about the question number 2, the statement here, all the statement are correct, so the answer here is D, that under the prompt corrective action, जिसको PCA भी कहते हैं, bank has mandated to cut the lending rate of the corporate and focusing the reducing concentration of loan in certain sectors. जो दूसरा स्टेटमेंट था, दैट PCA RBI सजेस्टेड मेजर्स दैट वुड बी टेकन बाय द बैंक्स, फिनेंशियल इंडिकेटर्स कुछ हैं जैसे कैपिटल एडिक्वेसी है, रेशियो है, NPAs है, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके की जाती है. और जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन है, दैट ऑल्सो रेस्ट्रिक्ट ओपनिंग ऑफ न्यू ब्रांचेस एंड पेइंग द डिविडेंड. तो ये एक प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पर RBI ने लिया हुआ है. एंड RBI है ऑल्सो एम्पावर टू सुपरसीड द बैंक बोर्ड अंडर द PCA. सो दिस RBI को ये एम्पावरमेंट दी गई है कि वो बैंक बोर्ड को सुपरसीड कर सकती है, राइट. सो दिस वाज द क्वेश्चन फॉर द डे, एंड दिस वाज द एक्सप्लेनेशन. नाउ कमिंग टू द MCQs क्वेश्चन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द मॉडर्न हिस्ट्री. तो आपको बताना है, विथ रेफरेंस टू नेटिव मैरिज एक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. It signified the coming of legislative action in prohibiting child marriage, and the act was applicable both in Hindus and Muslim. So इसके जो ऑप्शंस हैं A, B, C और D. तो आपको बताना है कि इसमें इनकरेक्ट ऑप्शंस कौन से हैं. तो अब एक बार ध्यान रखें, इनकरेक्ट पूछा गया है इस पे, राइट. तो जो भी आपको लगता है करेक्ट आंसर है वो हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. तो द सेकेंड क्वेश्चन इज फ्रॉम द ज्योग्राफी. With reference to cyclonic rainfall, consider the following statement. It is common in equatorial region. The wind blow on all sides towards the center of the low pressure. Now you have to choose the correct option, that is A, B, C or D. So do participate. Write your answer in the comment section down below, right? And we are organizing a mega webinar. So the theme of the discussion is how to develop the answer writing skills. So this would be held on 21st of June at evening 6 p.m. to 7 p.m. And the speaker for this is Somalin Sabdanshi, and she is an IPS officer 2018 batch. She will guide you to how to develop an answer writing skill. So what you can do, you can contact to this number. For Calcutta branches and Bhubaneswar branches, we have two different number where you can contact and register your booking, so that you can participate on the mega webinar sessions, right? And I sincerely thank you for listening to this video. अगर कोई भी कंसर्न हो तो ज़रूर बताएं. We will try to help you out. और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस का आप बेनिफिट ले सकें, राइट. सो फॉर टाइम बीइंग आई एम साइनिंग ऑफ. विश यू ऑल द बेस्ट. स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू सो मच.